Hello everyone, welcome to this comprehensive course on ancient Indian history. लास्ट सेशन में हम वैदिक पीरियड पे डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट के दो सेशंस वैदिक पीरियड के बारे में ही थे, जिसमें हमने अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात की। लेटर वैदिक पीरियड में मैंने आपको काफी सारी चीजों के बारे में बताया, किस प्रकार की डेवलपमेंट्स हो रही थी। हमने देखा कि कैसे लेटर वैदिक पीरियड में बहुत से सिस्टम्स जो हैं वो उभर कर आ रहे हैं। वर्ण सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, इसी प्रकार से आपको आश्रम सिस्टम जो है वो भी देखने को मिलेगा। तो समाज जो है उनको रूल्स के दायरे में बांधा जा रहा है। इस तरह की डेवलपमेंट्स जो हैं वो लेटर वैदिक पीरियड से होती हुई आपको नजर आएंगी। इसी प्रकार से लेटर वैदिक पीरियड में या लेटर वैदिक पीरियड से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे संस्कार जो हैं वो भी आए। अब ये क्या चीज है? संस्कार मतलब कि यहाँ पे हम एक तरीके से लाइफ के इंपॉर्टेंट रिचुअल्स की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट रिचुअल्स एक तरीके से, जैसे आपने देखा कि हमारे जीवन को एक तरह 100 years का माना गया कि 100 साल की उम्र यहाँ पर होती है और उसको 4 हिस्सों में बांटा गया। हर पार्ट जो है वो 25 years का था। ये सिस्टम आश्रम सिस्टम कहलाता है। इसमें हमने ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास पढ़ा। ऐसे ही लाइफ के इम्पोर्टेंट रिचुअल्स को संस्कार कहा गया है और लेटर वैदिक पीरियड से ही आपको 16 संस्कार डेवलप होते हुए नजर आएंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक आप देखोगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो संस्कार है, मैं आपको सभी संस्कार समझाऊंगी अच्छे से, और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे इन संस्कार का कनेक्शन है आश्रम सिस्टम के साथ। उसको भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये संस्कार कुछ ऐसे संस्कार हैं, ऑब्वियसली आप में से काफी लोग इन्हें पहली बार भी सुनेंगे, लेकिन काफी लोगों ने इन्हें सुना होगा, क्योंकि इन संस्कार को फैमिली रिचुअल्स में परफॉर्म किया जाता है। अगर आप हिंदू सोसाइटी से हैं, अगर आप हिंदुज्म फॉलो करते हैं, तो आपको ये संस्कार काफी कॉमन दिखेंगे, पर इन जनरल सुनने को मिल जाता है, पर बहुत लोगों के लिए नए भी होंगे। तो सबसे पहले जो संस्कार आपको यहाँ देखने को मिलता है वो है गर्भदान। गर्भदान, गर्भ, गर्भ का मतलब होता है वूम्ब। तो गर्भदान का मतलब यानी कि जब माँ यानी कि मदर जो है वो कंसीव करती है बेबी को, उसको गर्भदान कहते हैं। और गर्भदान सेरेमनी जो है वो भी यहाँ पर की जाती है। बहुत सारे लोग इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। गर्भदान के बाद 3 months ऑफ प्रेगनेंसी को भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको पुंसावन कहते हैं। ऐसे ही 6 months, जिसे हम सिमंतोनयन कहते हैं। बेसिकली इन सेरेमनीज को सेलिब्रेट करने का मतलब ये होता है कि मदरहुड को सेलिब्रेट किया जाए। जो न्यू टू बी मदर है वो यहाँ पर उनको एक अच्छा माहौल दिया जाए, एक अच्छा चेयरफुल एनवायरनमेंट दिया जाए। तो गर्भदान कंसीव करती है जब एक मदर, पुंसावन 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, सिमंतोनयन 6 months ऑफ प्रेगनेंसी। और इसी प्रकार से आप यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं बच्चे का जन्म होते हुए, जिसको हम जातकर्मण कहते हैं। बच्चे के जन्म के बाद उस बच्चे का नाम रखा जाता है, इसीलिए एक और सेरेमनी आपको देखने को मिलेगी, नामकरण सेरेमनी, नाम रखा जाना। उसके बाद बच्चे को कुछ समय घर में रखने के बाद, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि उस बच्चे को यहाँ पे बाहर निकाला जाता है। पहली बार बाहर की दुनिया दिखाई जाती है। तो इस सेरेमनी को निष्क्रमण सेरेमनी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बच्चे के जन्म से लेकर यहाँ पर उसके बड़े होने तक, उसके बाद विवाह, सारे जो इवेंट्स है लाइफ के, उनको यहाँ 16 संस्कार में ऐड किया गया है। फिर एक सेरेमनी आती है अन्न प्रसन्न सेरेमनी। छोटा बच्चा जो है वो अभी तक लिक्विड दूध पी रहा था, लेकिन पहली बार उसको अन्न देना, अनाज खिलाया जाना, अंकुरित अंकुरित अनाज या चावल, थोड़ा सा चावल जो है उसको दूध में उबाल कर खिलाना, यानी कुछ अन्न खिलाना, राइट।
वो अन्नप्रसन्न सेरेमनी होती है। उसी तरीके से नेक्स्ट जो सेरेमनी है वो है चूड़ाकरण। ये वो सेरेमनी होती है जिसमें बच्चे के बालों को काटा जाता है, नेल्स को पहली बार कट किया जाता है। फिर आता है कर्णवेध। कर्णवेध, कर्ण यहाँ पे कान को कहा जा रहा है। कान को वेदना, वेदना यानी कि बिंधना, यानी ईयर पियर्सिंग करना। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कुछ महीनों के बाद उनकी ईयर पियर्सिंग होती है। गर्ल्स जो है उनके कान और नाक आपको देखने को मिलेगी, और बॉयज जो है उनका एक कान या दोनों कान जो है उनकी पियर्सिंग होती थी। ये भी 16 संस्कार में काउंट होती है। कर्णवेध सेरेमनी। कर्णवेध सेरेमनी के बाद बच्चा जो है वो घर में ही अपने पेरेंट्स से कुछ नॉलेज एक्वायर करना शुरू कर देता है। तो है विद्यारंभ, विद्या आरंभ, विद्यारंभ, नॉलेज की शुरुआत, ज्ञान की शुरुआत होना, विद्यारंभ। इसके बाद यहाँ पर जो बच्चा है उसकी एक सेरेमनी होती है, जिस सेरेमनी के बाद वो अपने आचार्य के साथ, अपने टीचर के साथ गुरुकुल में चला जाता है, और इस सेरेमनी को कहते हैं उपनयन सेरेमनी। उपनयन सेरेमनी में बेसिकली ये सेरेमनी सिर्फ बॉयज के लिए होती है, और बॉयज में भी अगर मैं कहूँ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र जो है वो अलाउड नहीं है, गर्ल्स जो है अलाउड नहीं है। उपनयन सेरेमनी में यहाँ पे ब्राह्मण बॉय, क्षत्रिय फैमिली से आने वाला बॉय या वैश्य परिवार से आने वाला जो लड़का है उसके लिए सेरेमनी होती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक सैक्रेड थ्रेड जो है वो बॉडी के अक्रॉस, ऐसे क्रॉस में एक सेक्रेड थ्रेड बांधी जाती है। उस थ्रेड को यहाँ पे यज्ञोपवीतम भी कहते हैं। और इस थ्रेड के बांधे जाने के बाद वो जो बच्चा होता है वो अपने टीचर के साथ, आचार्य के साथ आश्रम में चला जाता है, गुरुकुल में चला जाता है, जहां पर वो आगे की शिक्षा प्राप्त करता है अपने गुरु, अपने टीचर के थ्रू ही। तो उपनयन सेरेमनी एक्चुअल में क्या है, उपनयन सेरेमनी एक्चुअल में आपका जो ब्रह्मचार्य जीवन है, जो यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ हमने डिस्कस की थी, ब्रह्मचार्य आश्रम, उसकी शुरुआत इसी उपनयन सेरेमनी से होती है। जब बच्चा जो है वो यहाँ पे गुरुकुल पहुंचता है अपने टीचर के साथ, तो वहां पर वेदों का ज्ञान देना शुरू किया जाता है, जिसको हम कहते हैं वेदारंभ। फिर एक बच्चा, एक बच्ची अडोलेसेंट पीरियड में एंटर होता है। इस एंट्री को भी सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखेंगे काफी स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बच्चियों की फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब शुरू होती है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, एडोलेसेंट पीरियड को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे केशांत, और गर्ल्स के लिए इसे ऋतु शुद्धि कहा जाता है। इसी प्रकार से 14th जो सेरेमनी है वो है विवाह, और विवाह से शुरुआत होती है, विवाह से आप यहाँ पे शुरुआत होते हुए देखेंगे गृहस्थ जीवन की, जो कि आश्रम सिस्टम का सेकंड आश्रम है। आखिरी में आता है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उससे जुड़े हुए जितने भी फाइनल रिचुअल्स हैं उनको अंत्येष्टि कहा जाता है, या अंतिम, आखिरी संस्कार कहा जाता है। सो ये संस्कार जो है ये भी लेटर वैदिक पीरियड में ही डेवलप हुए। इसी तरीके से यहाँ पे जो आप विवाह देख रहे हो, लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज जो है वो भी आपको यहाँ आती हुई नजर आएंगी। सो लेटर वैदिक पीरियड से 8 टाइप्स, मैरिज के 8 टाइप्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए गए। इन 8 टाइप्स में फर्स्ट 4 टाइप्स जो थे वो काफी मान्य थे, जिनको रिस्पेक्ट दी जाती थी, जिनको आइडियल माना जाता था। लेकिन नेक्स्ट जो यहाँ पर हम 8 पढ़ेंगे वो सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल नहीं माने जाते थे, उनको सही नहीं माना जाता था, आइडियल नहीं माना जाता था। तो सबसे पहले आइडियल मैरिज टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं जो सोसाइटी में माने गए या फिर सोसाइटी के कुछ सेक्शन के लोगों ने डिफाइन किया। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू लेटर वैदिक टेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। सो सबसे पहला जो टाइप आता है वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है? ब्रह्म विवाह में एक फादर है, ब्राइड का फादर, एक बेटी का फादर है, वो यहाँ पर अपनी बेटी के लिए एक सुटेबल लड़का ढूंढता है। एक ऐसा लड़का जिसने ब्रह्मचारी जीवन में अपनी ड्यूटीज फॉलो की हो, एक ऐसा लड़का जिसने स्नातक हासिल किया हो, जो यहाँ पर वेदों का अच्छा ज्ञान रखता हो, मतलब सुटेबल हो। उस लड़के को ढूंढकर फादर अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ फिक्स करवाते हैं और फिर शादी भी करवाते हैं। ये जो विवाह है ये ब्रह्म विवाह कहलाता है। आज के समय में आप कॉमनली अरेंज मैरिज भी कह देते हैं उसको। सो दिस इज ब्रह्म विवाह। लेकिन इसके बाद एक और विवाह है, दैव विवाह। प्रोसेस वही है। यहाँ पर फादर जो है वो अपनी बेटी के लिए एक सुटेबल मैच ढूंढते हैं, लेकिन वो जो लड़का होगा, वो जो ग्रूम होगा, ब्राइड ग्रूम, वो एक प्रीस्ट होगा। तो दैव विवाह में फादर अपनी बेटी की शादी एक प्रीस्ट से करवाते हैं, एक पुरोहित से करवाते हैं। और वही प्रीस्ट जो है, वही पुरोहित जो है, वो शादी के सारे मंत्र भी पढ़ता है। तो दैव विवाह। इसके बाद आता है प्रजापात्य विवाह। प्रजापात्य विवाह में फादर जो होगा वो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम दोनों को यहाँ पर एक जानवर देगा, गाय, कैटल, किसी भी प्रकार से, बकरी, कुछ भी जानवर देगा। और उसके बदले उनसे ये वचन लेगा कि तुम दोनों जिंदगी भर अपनी ड्यूटीज का पालन करना, ड्यूटीफुल रहना एक दूसरे की तरफ। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये बकरी है या फिर ये गाय है, इसे तुम रखो और इसे भी तुम पालना और इसी तरह से अपना जीवन जो है उसकी शुरुआत करना। तो प्रजापात्य विवाह में गिफ्ट भी दिया जाता है फादर की तरफ से। वो गिफ्ट हमेशा कोई एनिमल होगा। इसके बाद आता है अर्श विवाह। अर्श विवाह प्रजापात्य से ऑपोजिट है। अर्श विवाह में वॉलेंटरीली ये गिफ्ट्स वॉलेंटरीली दिए जा रहे हैं, फोर्सफुली ना तो किसी ने मांगे हैं और ना फोर्सफुली दिए जा रहे हैं। ये सब वॉलेंटरीली गिफ्ट्स दे रहे हैं। अर्श विवाह में भी वॉलेंटरीली जो दूल्हा है यानी जो ग्रूम है वो ब्राइड के फादर को गिफ्ट देता है। तो ये 8 टाइप्स ऑफ मैरिज है, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापात्य विवाह और उसके बाद अर्श विवाह। ये एक्सेप्टेबल थी, लेकिन कुछ इनके अलावा दूसरी स्टाइल्स की मैरिजेस भी नजर आ रही थी। इसी वजह से उन शादियों को भी नाम दे दिया गया। तो नेक्स्ट जो आप यहाँ पर देखते हो वो है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह किस प्रकार का विवाह है? गांधर्व विवाह मतलब जिसमें ब्राइड और ग्रूम जो है उन्हीं का अप्रूवल मैटर करता है, असेंट जो है वो मैटर करता है। यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम अगर रेडी हैं एक दूसरे से शादी करने के लिए तो वो विवाह कर लेते हैं, गांधर्व विवाह। ठीक है। गांधर्व विवाह के बाद जितनी शादियां आ रही हैं उनको सोसाइटी में बहुत गलत माना जाता था, बुरा माना जाता था, लेकिन कई जगहों पे वो शादियां देखी जा रही थी। ठीक है। तो आप यहाँ पे इस लिस्ट में आप जो शादियां देखते हैं, जो वेडिंग्स आप यहाँ पर देखोगे, उसमें आपको सबसे खतरनाक पैशाच विवाह दिखता है, आपको राक्षस विवाह दिखता है, आपको असुर विवाह दिखता है। अब इनमें फर्क क्या है? असुर विवाह से शुरू करेंगे। असुर विवाह वो माना जाता है, मतलब अगर आप नाम देखोगे असुर, राक्षस, पैशाच, ये सारे वर्ड्स डीमंस के लिए यूज किए जाते हैं और इन वर्ड्स का यूज टाइप ऑफ मैरिज के लिए भी हो रहा है। तो असुर विवाह वो विवाह होते हैं जिसमें जो ग्रूम होता है वो फादर को पैसा देके ब्राइड खरीदता है, ब्राइड के फादर को मनी देके ब्राइड को परचेज करता है और उसके बाद विवाह करता है। राक्षस विवाह में आप देखते हैं कि जो ब्राइड होती है उसको ग्रूम अबडक्ट करता है, यानी कि किडनैप करके लेकर आता है और उससे फोर्सफुली शादी करता है।
वहीं पैशाच विवाह में ब्राइड को अबडक्ट किया गया, उसको किडनैप किया गया, उसकी चास्टिटी को, उसकी पवित्रता को वॉयलेट किया गया, मॉलेस्ट किया गया उसे, और उसके बाद उससे फोर्सफुली शादी की गई। तो ये भी 3 प्रकार की शादियां थी जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी। तो ऐसे करके इवन टाइप्स ऑफ मैरिज जो हैं वो भी आपको इस टाइम पर डिफाइन होती हुई नजर आएंगी लेटर वैदिक पीरियड में। सो लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। सोसाइटी जो है उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। हमने अर्ली वैदिक पीरियड में ट्राइबल पॉलिटी कवर की थी, हम लेटर वैदिक पीरियड में ट्राइबल पॉलिटी में क्या चेंज आ रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने ये देखा था कि जो राजन होता है, ये राजन इलेक्टेड होता है और इसकी पोजीशन हेरिडिटरी नहीं होती। अगर ये कैपेबल है तो ये अपनी पोजीशन होल्ड करेगा, अगर इसका बेटा कैपेबल है आगे तो वो पोजीशन होल्ड करेगा। राजन इलेक्टेड है, ये अपनी मनमर्जी का काम नहीं कर सकता, ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी होल्ड नहीं करता है। यहाँ पर ये असेंबलीज बुलाता है, सभा समितिज आपको देखने को मिलेंगी। सभा समिति में जो मेंबर्स होते हैं उनकी एडवाइस पर राजन डिसीजन लेता है, तो सब कुछ डिबेट डिस्कशन के बेस पर ही होता है। प्लस राजन जो है वो यहाँ पर अपने ट्राइब के बाकी लोगों के ही बराबर है, अपनी ट्राइब के लोगों के बहुत क्लोज है राजन। राजन अपनी पोजीशन खो सकता है अगर ट्राइब के लोग चाहें तो। ये सब चीजें हमने अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ी थी। बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड से धीरे धीरे क्या शुरू हो रहा है, यहाँ पे राजन के बीच में और ट्राइब के बाकी लोगों के बीच में एक तरीके का गैप क्रिएट किया जा रहा है। और वो गैप कैसे क्रिएट किया जा रहा है, राजन को ट्राइब के बाकी लोगों से सुपीरियर दिखा के। मतलब यहाँ पे ट्राइब के बाकी मेंबर्स जो है उनको ये रियलाइज करवाया जा रहा है कि राजन हर कोई नहीं बन सकता, अगर कोई राजन बना है तो वो पोजीशन हेरिडिटरी होगी, उस राजन का बेटा ही नेक्स्ट राजन बनना चाहिए, क्योंकि राजन ये जो पोजीशन है, राजा की जो पोजीशन है ये डिवाइन है। राजन वो होता है जिसे गॉड ने राइट्स दिए होते हैं धरती पर रूल करने के। सो राजन हर कोई नहीं बन सकता। तो बेसिकली लेटर वैदिक पीरियड में जो राजन था, ट्राइब के बाकी मेंबर्स के साथ उसका जो उठना बैठना था, उनके साथ जो डिबेट डिस्कशन था, वो सब धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। सभा समितिज डिक्लाइन हो गई लेटर वैदिक पीरियड में। राजन अपने डिस्क्रिशन पे बहुत सारे डिसीजंस लेने लग गया, अपनी पावर्स का यूज करने लग गया। राजन जो है वो बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल बन गया। एक मोनार्की आपको इस समय में डेवलप होती नजर आती है। एक और कॉन्सेप्ट जो लेटर वैदिक पीरियड में आया वो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब राजा और ट्राइब के बाकी लोग, इनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेटर वैदिक पीरियड में एक्चुअल में ये जो ट्राइब्स हैं जो पहले कहाँ रह रही थी, पहले इंडस रिवर के पास रह रही थी, वो माइग्रेट हो रही हैं। और माइग्रेट होके कहाँ जा रही हैं वो यहाँ पर गंगा और यमुना वाला जो रीजन है उस एरिया में, उस प्लेन एरिया में जाके वो सेटल डाउन हो रही है। अब जब वो सेटल डाउन होती है तो वो एरिया प्लेन एरिया है, फर्टाइल एरिया है, वहां पर आयरन भी मिल रहा है, उस आयरन की मदद से वो प्लॉ बना रहे हैं, प्लॉ बना के वो यहाँ पर अच्छे से मिट्टी को अपटर्न करते हैं, अच्छे से खेती कर पा रहे हैं, अच्छे प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, सरप्लस प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। ये सारा काम इस रीजन में हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम राजन को देख सकते हैं दैट राजन इज द वन जिसको सुपीरियर दिखाया जा रहा है बाकियों के मुकाबले, और कहा जा रहा है कि राजन के पास डिवाइन राइट्स हैं, खुद गॉड ने यहाँ पे राइट्स दिए हैं राजन को रूल करने के। तो राजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि राजन अपने लोगों का, अपने ट्राइब के लोगों को, अपने प्रजा को प्रोटेक्ट करे, प्रजा को जीवन जीने के लिए जिन रिसोर्सेज की जरूरत है वो सब रिसोर्सेज उन्हें प्रोवाइड करे। तो बेसिकली राजन जो है वो यहाँ पर ये सारा काम करता है।
लेकिन ये सब काम करने के लिए, ये ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्राइब को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए राजा को खुद भी रिसोर्सेज चाहिए, राइट? मान लो राजा को अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करना है, अपने प्रजा के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो राजा को अलग से आर्मी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर उसे अलग से आर्मी मेंटेन करनी पड़ेगी तो उसे आर्मी को कुछ खिलाना भी पड़ेगा, दाना पानी अनाज, ठीक है, चावल रोटी देनी पड़ेगी। चावल रोटी राजा के पास कहाँ से आएगी? राजा के पास चावल रोटी आएगी प्रजा से। तो बेसिकली प्रजा जो है वो यहाँ पर राजा को टैक्स देती है और राजा उसके बदले में प्रजा को प्रोटेक्ट करता है, अलग से स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करता है। इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राजा और प्रजा के बीच में लेटर वैदिक पीरियड के एंड तक आते आते हमें नजर आता है। अर्ली वैदिक पीरियड में देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी, अलग से आर्मी मेंटेन नहीं की जा रही थी, ट्राइब के ही लोग यहाँ पर युद्ध लड़ते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के एंड तक आते आते ऑलमोस्ट 500 बिफोर कॉमन एरा के आसपास आप यहाँ पर राजन जो है उनको अलग से स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करते हुए देखोगे। इस स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए ये जो राजन थे ये अपने ही लोगों से कुछ टैक्स लिया करते थे। अलग अलग फॉर्म में वो टैक्स होता था, अनाज के रूप में, लकड़ियों के रूप में। उसके बदले राजा प्रजा को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो हम यहाँ पर डेवलप होता देख रहे हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में लोग जो हैं वो नॉमेडिक लाइफ जी रहे थे, दे यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन बाय द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड यही ट्राइबल लोग गंगा नदी के आसपास माइग्रेट करते हैं एंड दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन। तो अर्ली वैदिक पीरियड में ट्राइब को हम क्या कह रहे थे? जन कह रहे थे। लेटर वैदिक पीरियड में यही जन क्या करता है? यही जन जो है वो धीरे धीरे करके अपने कदम, अपने जो पैर है वो जमाना शुरू कर देता है और वो जो टेरिटरी है जिस पर वो सेटल डाउन होना शुरू करते हैं वही कहलाई जनपद। जहां पर जन ने अपने पद जमाने शुरू कर दिए, दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन। तो गंगा यमुना नदियां जो है उनके आसपास जो प्लेन एरिया था वहां पर ये ट्राइब्स आकर सेटल डाउन होने लग गई। टेरिटरी जो है, लैंड जो है, उसकी इंपॉर्टेंस आपको लेटर वैदिक पीरियड के एंड तक बढ़ती हुई नजर आएंगी। किंगडम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जनपद्स का फॉर्मेशन हो रहा है और इन्हीं जनपद्स के ऊपर ये राजा जो है ये रूल कर रहा है। ये अपने जनपद के लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं, उस टैक्स के बदले अपने जनपद की जो प्रजा है, जनता है, उसको यहाँ पे रिसोर्सेज देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जनपद के चारों ओर दीवार खींचते हैं, फोर्टिफिकेशन करते हैं ताकि बाहर से होने वाले जो अटैक्स हैं उनसे बचाया जा सके। अलग से आर्मी मेंटेन करते हैं। ये सभी काम यहाँ पर होने लग गए। प्लस राजन की पोजीशन भी हेरिडिटरी हो गई है क्योंकि राजन को डिवाइन बताया जा रहा है। ये एक आइडिया यहाँ पर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। वर्ण सिस्टम जो है वो बर्थ पर बेस्ड हो गया। राजा का बेटा राजा बनेगा, क्षत्रिय ही सिर्फ राजा बन सकते हैं, कोई और नहीं। इस तरह की सोसाइटी लेटर वैदिक पीरियड के एंड तक आपको नजर आती है। सो दीज वर सम डेवलपमेंट्स। लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। कहाँ आपको अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में आप क्या पढ़ रहे थे? विमेन जो सभा समितिज में पार्टिसिपेट करती थी। बट लेटर वैदिक पीरियड में सभा समितिज जो है उनका डिक्लाइनेशन हो गया। विमेन जो है उनका असेंबलीज में पार्टिसिपेशन रुक गया है, खत्म सा हो गया है। अर्ली वैदिक पीरियड में आपको पॉलीगैमी नजर आती है, मोनोगैमी नजर आती है। बट लेटर वैदिक पीरियड में पॉलीगैमी जो है वो ज्यादा प्रेवलेंट हो गई, यानी कि एक से ज्यादा वाइफ्स, एक हस्बैंड की एक से ज्यादा वाइफ्स। पॉलीगैमी जो है वो आपको ज्यादा प्रेवलेंट होती हुई नजर आती है। विमेन जो है उनकी कंडीशन काफी खराब हो गई। मेंसुरेटिंग महिलाएं जो होती थी उनको यहाँ पर इम्प्योर माना जाता था। मेंसुरेशन ब्लड को इम्प्योर माना जाता था। मेंसुरेटिंग महिलाओं को यहाँ पर खाना बनाने नहीं दिया जाता था, ना ही यहाँ पर उनके हाथ का भोजन जो है वो खाया जाता था। लेटर वैदिक टेक्स्ट यहाँ पर बहुत से लेटर वैदिक टेक्स्ट जो हैं अदर देन वेदास जैसे कि धर्मशास्त्रास, यहाँ पर विमेन जो है उनकी पोजीशन को, उनकी ड्यूटीज को डिफाइन करते हैं। तो धर्मशास्त्रों में यहाँ पर आप देखेंगे हु इज एन आइडियल विमेन। आइडियल विमेन वो है जो कि ड्यूटीफुल है, जो कि ओबीडियंट है, जो बहुत सारे मेल हायर्स को जन्म देती है, जो कि यहाँ पे अपने हस्बैंड्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग
मतलब उनकी रिस्पेक्ट जो है उसको बरकरार रखती हैं। इस तरह के महिलाओं के ड्यूटीज को धर्मशास्त्रास में, लेटर वैदिक टेक्स्ट जो है उनमें डिफाइन किया गया। तो विमेन जो है उनकी कंडीशन आप गिरती हुई नजर देख आओगे। पहले विमेन सभा समितिज में, इंपॉर्टेंट डिबेट डिस्कशंस में उनका से होता था, बट लेटर वैदिक पीरियड के एंड तक आते आते वो चीज बहुत कम हो गई है, खत्म सी हो गई है। ठीक है, तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स, ये कुछ उदाहरण हैं जो हमें यहाँ नजर आते हैं। लेटर वैदिक पीरियड के एंड तक आते आते, यानी कि 500 बिफोर कॉमन एरा तक आते आते, बहुत सारे जनपद जो है उनका डेवलपमेंट शुरू हो गया था। बेसिकली पॉइंट यही है कि इस एरिया में इंडस रिवर के आसपास ये ट्राइब्स रहा करती थी, बट लेटर वैदिक पीरियड में दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग। और जब वो माइग्रेट होती हैं तो माइग्रेट होके वो कहाँ पहुंच रही हैं, यहाँ पे जो इंडस इंडस नदी से माइग्रेट होके यहाँ पे जो गंगा और यमुना है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास आकर ये ट्राइब्स सेटल डाउन हो रहे हैं। ट्राइब के लिए वर्ड जन, और इन सेटलमेंट्स के लिए जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो है जनपद। इन्हीं जनपदों के ऊपर ये राजा आपको नजर आएंगे। यही समय है 500-600 बिफोर कॉमन एरा के आसपास जब आपको जनपद आते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे जनपद थे, बहुत सारे जनपदों के नाम हमें बहुत सारे लेटर वैदिक टेक्स्ट में और सेकेंडरी टेक्स्ट में मिलते हैं, बट देयर वर सम जनपद जो कि बहुत ताकतवर बन गए और इन जनपदों को महाजनपद कहा गया। तो आपको महाजनपद आते हुए नजर आएंगे। जनपदों के डेवलपमेंट्स के पीछे के कारण तो हम समझ गए हैं कि प्लेन एरिया था, फर्टाइल एरिया था, अच्छी खेती हो पा रही थी, आयरन की उपलब्धता की वजह से आयरन क्लॉ बनाया जा रहा था, उससे टिलिंग बहुत अच्छी हो रही थी, सरप्लस में प्रोडक्शन हो रहा था। तो सरप्लस में जो भी खेती होती थी उसी को राजा टैक्स के रूप में कलेक्ट करता था और उससे वो आर्मी मेंटेन किया करता था। वो आर्मी मदद करती थी प्रजा को प्रोटेक्ट करने में। ये सारी चीजें लेटर वैदिक पीरियड के एंड तक हो रही हैं, ऑलमोस्ट 600-500 बिफोर कॉमन एरा के आसपास। तो देयर वर सो मेनी जनपद्स, लेकिन उन जनपदों में कुछ बहुत ज्यादा ताकतवर थे और उन्हीं को हमने महाजनपद कहा। तो हमारे पास टोटल 16 महाजनपद है जो कि आप फिलहाल स्क्रीन पर देख सकते हैं। 16 महाजनपद हमें नजर आते हैं। इन 16 महाजनपदों का जिक्र बहुत सारे टेक्स्ट में किया गया है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट हैं, कुछ यहाँ पर ब्राह्मणिकल सोर्सेज हैं, उनमें भी इन 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है। तो इसी तरह से आपको एक बुद्धिस्ट लिटरेचर, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखने को मिलेगा, दैट इज अंगुतारा निकाय। अंगुतारा निकाय के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पर प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पर मेरी सीरीज लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने हिंदुज्म से जुड़े हुए टेक्स्ट हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट हैं, उनका काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। सो अंगुतारा निकाय इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसमें 16 महाजनपद का जिक्र हमें मिलता है। ऐसे ही एक जैन टेक्स्ट भी है, भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद को मेंशन किया गया है। ये महाजनपद आप देख सकते हो दूर दराज के इलाकों तक फैले हुए हैं। लगभग अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी यहाँ पे, ये मैप जो है इसको थोड़ा गलत बना रखा है। अब हमारा प्यारा भारत जो है वो पूरा होता है। तो आप यहाँ पे क्या देख पाएंगे, आप यहाँ पर देख पाएंगे कंबोज को, गांधार, कंबोज, गांधार ये प्रेजेंट डे अफगानिस्तान वाले हिस्से में आपको नजर आएंगे। फिर आप कुरु देख सकते हो। कुरु के बारे में तो हमने अर्ली वैदिक पीरियड के डिस्कशन में भी पढ़ा था, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान, कि कैसे भारत और पुरु नाम की ट्राइब कुरु ट्राइब बनाते हैं, दे वो माइग्रेट करते हैं फिर। तो ये गंगा और यमुना का जो दोआब रीजन है उसके नॉर्थ में जाकर बस गए हैं। उसी के साउथ में आपको पांचाल मिलेगा, कोसला, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, चेतीय या फिर चेड़ी, चेड़ी भी कहते हैं इसको, वत्स, काशी, मगध, वज्जी, अंग, मल्ल, अस्मक। ये आपके 16 महाजनपद हैं।
अब ये जो 16 महाजनपद हैं, इनमें से कुछ महाजनपद काफी ज्यादा ताकतवर थे, काफी ज्यादा पॉपुलर थे। इनका नाम भी आपको बार बार सुनने को मिलेगा, जैसे कि कोसला। इनका कैपिटल अयोध्या हुआ करता था। कोसला जो है ये ऐसा महाजनपद था जिन्होंने काशी पर अटैक किया था और काशी को कैप्चर करके अपने ही कंट्रोल में ले लिया था। काशी कोसला का ही पार्ट आप देखोगे। कोसला के एक इंपॉर्टेंट राजा प्रसन्नजीत ने अपनी बहन कोसला देवी की शादी मगध के राजा बिंबिसर से की थी, वो हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। इसी कोसला महाजनपद में एक शाक्य नाम का क्लेन आता था, एक गण आता था। इसी शाक्य गण में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। तो आगे आने वाले सेशंस में जब हम बुद्धिज्म पे चर्चा करेंगे तब आपको इस शाक्य क्लेन की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। इसी प्रकार से आप यहाँ पर वत्स भी देखोगे, जिसका कैपिटल कौशुंबी हुआ करता था। इसके इंपॉर्टेंट रूलर उदयन है और कहते हैं कि वत्स जो है एक्चुअल में कुरु ट्राइब का ही पार्ट है। कहते हैं गंगा यमुना जो है उसमें पानी का लेवल रेज हो गया था, वहां पे बाढ़ आ गई थी, तो कुछ कुरु जो है वो साउथ की तरफ बढ़ गए और वो यहाँ पर आकर बस गए और वही वत्स कहलाता है। इसी तरह से आपको अवंती भी देखने को मिलता है। अवंती के दो कैपिटल्स थे, एक नॉर्थ कैपिटल, एक सदर्न कैपिटल, उज्जैन, महिषामती रिस्पेक्टिवली। इसके एक इंपॉर्टेंट रूलर थे प्रद्योता। ओके, और आप यहाँ पे देखेंगे प्रद्योता जो है, ये यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गलत दी गई है। प्रद्योता जो है उनकी बेटी है वस्वदत्ता, जिनका विवाह आप आगे चलकर वत्स के राजा उदयन से होते हुए देखोगे। बल्कि इनकी जो प्रेम कहानी है उसके ऊपर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी गई है, जिसमें उदयन और वस्वदत्ता यही आपको स्टोरी के नायक और नायिका देखने को मिलेंगे। उसके बारे में भी हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट, हम कह सकते हैं दीज आर सम इम्पोर्टेंट महाजनपद्स। आगे के डिस्कशन में हम मगध के बारे में और वज्जी के बारे में काफी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आप महाजनपद देख रहे हो, इन महाजनपद को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। दो कैटेगरीज में बांटे जाने का क्या मतलब हुआ, व्हाट इट एक्चुअली मीन। ये सभी 16 महाजनपद को दो कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, उन महाजनपद की पॉलिटी के नेचर को समझ के। इनमें से कुछ ऐसे महाजनपद थे जहां पर आपको एब्सोल्यूट मोनार्की नजर आएगी, यानी कि एक ही राजा सत्ता में है, सेंटर में है, और वो एब्सोल्यूट पावर्स होल्ड करता है, वो पावर्स शेयर नहीं करता। जैसे मगध में आपको प्रॉपर एब्सोल्यूट राजतंत्र मोनार्की देखने को मिलेगी। मगध एक ऐसा ही महाजनपद था। इसी तरह से आप कोसला जो है उसको भी कह सकते हो, अवंती को भी कह सकते हो। लेकिन वही कुछ ऐसे महाजनपद भी थे जिनमें एक से ज्यादा रूलर्स रूल किया करते थे। वज्जी ऐसा ही एक एग्जाम्पल है। वज्जी एक बहुत बड़ा महाजनपद तो था, लेकिन इस महाजनपद के अंदर भी आपको दो तीन ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। आपको वज्जी महाजनपद के अंदर लिच्छवीज नजर आएंगे। आपको वज्जी महाजनपद के अंदर ज्ञानत्रिका नाम का भी एक क्लेन देखने को मिलेगा। तो ये महाजनपद तो है, लेकिन इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप के राजा भी अलग अलग हैं। तो यहाँ लिच्छवीज भी थे, ज्ञानत्रिका क्लेन के लोग भी रह रहे थे। ठीक है, इसी तरह से विदेहा भी आपको दिखेगा। सो ऐसे करके ये ग्रुप्स जो है, ये जो यहाँ पर क्लेन्स है, ये मिलकर पूरा बड़ा महाजनपद बना रहे हैं। तो एक से ज्यादा रूलर्स रूल कर रहे हैं। अगर पूरे महाजनपद के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना है तो लिच्छवीज का राजा आएगा, ज्ञानत्रिका क्लेन का राजा आएगा, विदेहा का राजा आएगा, और ये सब राजा एक साथ मिलकर डिस्कशन करके फिर डिसीजन लेते हैं। तो इस तरह से ये आपको महाजनपद कुछ ऐसे इस प्रकार के भी देखने को मिलेंगे जिसमें कोई एक एब्सोल्यूट रूलर नहीं है, बट देयर आर मेनी रूलर्स जो रूल कर रहे हैं। और इस तरीके के जो महाजनपद होते हैं
उन महाजनपदों को हम गणराज्य कहते हैं। गणराज्य क्यों कह रहे हैं? गण का मतलब क्या होता है? गण, ये वर्ड हमने ऋग्वेद में भी पढ़ा था, ऋग्वेदिक पीरियड में भी। गण का मतलब होता है ग्रुप, असेंबल होना, इकट्ठा होना। तो गणराज्य का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक गण का, ग्रुप ऑफ रूलर्स का रूल है। एक राजा नहीं, बट देयर इज अ ग्रुप ऑफ रूलर्स जो इस महाजनपद को रूल कर रहे हैं। मल्ला जो है वो भी एक प्रकार का गणराज्य माना जाता है। इवन कुरु के बारे में भी यही कहा जाता है कि कुरु जो है वो पहले एक गणराज्य ही था, बट लेटर फेज में आगे चलकर यहाँ पर भी एब्सोल्यूट मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ महाजनपद। एक तरफ आपको एब्सोल्यूट मोनार्क्स दिखेंगे और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं गणराज्यों को। इन महाजनपदों में सबसे पहले या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो महाजनपद रहा है वो है मगध। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मगध के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि मगध ही वो महाजनपद है जो बाकी के सारे महाजनपदों को धीरे धीरे करके अपने अंदर समा लेगा, एक तरह से निगल जाएगा बाकी सभी महाजनपदों को। तो मगध के ऊपर बहुत से वंश जो हैं, बहुत सी डायनेस्टीज हैं, उन्होंने रूल किया है। लेकिन सबसे पहली जो डायनेस्टी आती है वो है हर्यानक डायनेस्टी। और हर्यानक डायनेस्टी के नोन रूलर, हम ये नहीं कह सकते कि वो इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं, लेकिन वो इस डायनेस्टी के ऐसे राजा हैं जिनकी जानकारी हमें टेक्स्ट में मिल जाती है। तो फर्स्ट नोन रूलर ऑफ हर्यानक डायनेस्टी वाज बिंबिसर, जिनका रूल अप्रोक्सीमेटली इस समय तक रहा होगा, 546 से 494 बिफोर कॉमन एरा। बिंबिसर एक ऐसे राजा थे जो चारों दिशाओं में मगध को फैलाना चाहते थे। और मगध को फैलाने के दो तरीके उन्होंने यहाँ पर अपना रखे थे। एक तरीका ये है कि आसपास के किंगडम्स के ऊपर अटैक करो, अटैक करके उनको जीतो, उनकी टेरिटरीज को अपने किंगडम में ऐड करो। तो कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा तरीका खुद को स्ट्रॉन्ग करने का था, वो था मैरिज अलायंस। बिंबिसर ने आसपास के बड़े महाजनपद के साथ मैरिज अलायंस भी किए। जैसे कि कोसला एक बड़ा महाजनपद था, तो यहाँ की जो प्रिंसेस थी कोसाला देवी, अभी हमने पीछे भी बात की थी, जो कि कोसला के राजा प्रश्नजीत की सिस्टर थी, उनसे बिंबिसर ने शादी की और बदले में क्या मिला? काशी। तो मगध में काशी शामिल हो गया। इसके बाद इसी तरह से वज्जी, वज्जी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था। वज्जी की भी एक प्रिंसेस थी चिल्लन्ना, उनके साथ भी बिंबिसर ने विवाह किया। इसी तरह से एक मद्र नाम का, पंजाब वाले रीजन में मद्र नाम का आपको क्या देखने को मिलता है? आपको एक प्रकार से एक छोटा जनपद देखने को मिलता है। इसकी प्रिंसेस खेमा जो है, उनके साथ भी उन्होंने विवाह किया। तो आप क्या देख सकते हो? या तो युद्ध लड़के आसपास के किंगडम्स को हरा के कैप्चर किया जा रहा है, या फिर आसपास के बड़े किंगडम्स के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बना के अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। जैसे मगध को काशी मिला मैरिज अलायंस की वजह से, लेकिन मगध ने अंग जीता था उसके ऊपर अटैक करके। तो यू कैन सी कि बिंबिसर कैसे एक्सपैंड कर रहा है। बिंबिसर के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो थे अवंती। मगध अवंती के साथ हमेशा फाइट करता रहा है। अवंती मगध के लिए बड़ा चैलेंज रहा है, मगध के राजाओं के लिए अवंती काफी बड़ा चैलेंज रहा है। जब बिंबिसर को ये समझ आ गया कि अवंती जो है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम कह सकते हैं महाजनपद है, काफी ताकतवर महाजनपद है, तो बिंबिसर को लगा कि अवंती के साथ युद्ध लड़ने की बजाय डिप्लोमेटिक अलायंस बनाना ज्यादा बेहतर है। तो अवंती वैसे तो राइवलरी था, लेकिन बिंबिसर ने अवंती के साथ अच्छे रिलेशंस होल्ड किए हैं। तो इस प्रकार से आपको बिंबिसर नजर आएंगे। बिंबिसर का जिक्र तब भी आता है जब हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बिंबिसर एक ऐसे राजा थे जिन्होंने बुद्धिस्ट फिलॉसफी को, जैन फिलॉसफी को पैट्रोनाइज करने का काम किया है। पर अफसोस काफी सोर्सेज ऐसा बताते हैं कि बिंबिसर जो थे, उनके बेटे अजात शत्रु ने ही बिंबिसर की हत्या कर दी थी। तो अगले जो राजा आते हैं वो हैं अजात शत्रु।
ये भी अपने पिता की तरह एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज रखते थे, ये भी यहाँ पर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होल्ड करते थे। और वो यहाँ पर क्या चाहते थे? एक्सपेंशन करना। अब हम जानते हैं कि इतना एरिया जो है वो मगध में वैसे भी शामिल हो चुका था। अब अजातशत्रु क्या चाहते थे? वज्जी संघ के ऊपर अटैक करना चाहते थे, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो कोशिश करते रहे, पर वज्जी उनके हाथ में आया नहीं। अब क्या किया जाए? बहुत कोशिश की, लेकिन वज्जी हाथ में नहीं आ रहा है। सो व्हाट टू डू? आप यहाँ पर देखोगे कि अजातशत्रु जो है उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी पॉपुलर कहानी है, जिसमें अजातशत्रु गौतम बुद्ध के पास अपने एक मंत्री को भेजते हैं, और वो मंत्री जाकर गौतम बुद्ध से कहते हैं कि अजातशत्रु वज्जी को बहुत समय से जीतना चाहते हैं, बट वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है उसके पीछे का? तब यहाँ पर गौतम बुद्ध क्लियर करते हैं कि वज्जी जो है वो एक गणराज्य है, और वहां के रूलर्स जो हैं वो हमेशा एक साथ मिलकर ही डिसीजन लेते हैं। उनकी एकता में इतना बल है कि वज्जी को तोड़ा नहीं जा सकता। तो गौतम बुद्ध यही सलाह देते हैं, अजातशत्रु को जाकर कहो कि वो वज्जी को जीतने की जो साजिश है, उसकी जो कामना है, उसकी इच्छा है, वो उसको छोड़ दे। लेकिन अजातशत्रु इस पूरे आंसर में एक लूप होल निकाल लेता है। वो ये समझ जाता है कि वज्जी इसलिए पावरफुल है क्योंकि सारे के सारे रूलर्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, सभी रूलर्स मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, वो यूनाइटेड हैं। अगर उन सभी वज्जी के राजाओं में फूट पैदा कर दी जाए तो डिवाइड एंड रूल की मदद से वज्जी को वीक किया जा सकता है, और उसके बाद वज्जी को कैप्चर किया जा सकता है। और यही अजातशत्रु ने किया भी था, डिवाइड एंड रूल की मदद से वज्जी को कैप्चर किया। अजातशत्रु की सेना जो थी उसमें बहुत अलग अलग तरह के हथियार होते थे, जो मैसिव लेवल पे हत्या किया करते थे बैटल फील्ड्स पर। अजातशत्रु खुद भी यहाँ पर बुद्धिज्म के पैटर्न माने जाते हैं, द वन हु पैटर्नाइज बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्धिज्म, जिन्होंने यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, नन्स को बहुत दान दक्षिणा की। अजातशत्रु ने बहुत से चैत्य विहार, मतलब कि यहाँ पर मॉन्क्स एंड नन्स के रहने के लिए जो स्थान होते हैं या प्रेयर हॉल्स हैं, उनको बनवाया। तो अजातशत्रु बुद्धिज्म के पैटर्न थे, बट अलोंग विद दैट अजातशत्रु हमेशा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज भी होल्ड करते थे। अजातशत्रु के बाद जो नेक्स्ट रूलर हैं हरियाणक डायनेस्टी के, वो हैं उदयन। और उदयन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये रहा कि उन्होंने ये जो आपका मगध है इसको एक नया कैपिटल दिया, और वो नया कैपिटल पाटलिपुत्र था। उस नए कैपिटल को, इस नए शहर को इस्टेब्लिश करने का काम उदयन ने किया था। उसके बाद हरियाणक डायनेस्टी कमजोर हो गई, और मगध के ऊपर एक नई डायनेस्टी का शासन आप आता हुआ देखते हैं, और वो है शिशुनाग डायनेस्टी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शिशुनाग कोई और नहीं है, बल्कि शिशुनाग जो है वो आपके हरियाणक डायनेस्टी के अंडर ही शिशुनाग नाम का कोई मिनिस्टर हुआ करता था, जो कि जब ये देखता है कि हरियाणक डायनेस्टी कमजोर हो रही है, टूट रही है, वीक हो रही है, तब हरियाणक डायनेस्टी का तख्ता पलट करके अपनी डायनेस्टी को मगध पर एस्टैब्लिश करता है। शिशुनाग डायनेस्टी के बहुत सारे राजाओं का नाम हम नहीं जानते, बहुत सारी जानकारी हम नहीं जानते, लेकिन शिशुनाग डायनेस्टी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर काल अशोक जो है, उनके बारे में हमें अच्छी जानकारी है, क्योंकि काल अशोक भी बुद्धिस्ट पैटर्न थे, द वन जिन्होंने बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया है, द वन जिन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल्स को, सेकंड काउंसिल को पैटर्नाइज किया। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज पैटर्नाइज्ड बाय अजातशत्रु, और सेकंड शिशुनाग डायनेस्टी के राजा काल अशोक के द्वारा की गई। शिशुनाग डायनेस्टी को एक और कारण से याद किया जाता है, और वो था मगध का अवंती पर अटैक। मगध पर तब शिशुनाग ही रूल कर रहे थे जब अवंती को मगध जीत पाया। इतने सालों से हरियाणक डायनेस्टी आके चली गई, इतने सालों से मगध अवंती को कैप्चर करना चाह रहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। फाइनली यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, शिशुनाग डायनेस्टी, वो डायनेस्टी थी, वो वंश था जो अवंती को खत्म कर पाया, और अवंती की टेरिटरी जो है उसको भी मगध में ऐड कर पाया। तो आप देख पा रहे हो कि धीरे धीरे करके मगध क्या हो रहा है, मगध अपने आप को एक्सपैंड करते जा रहा है, अपने आप को फैलाता जा रहा है और एक्सपैंड करते जा रहा है।
मगध अपने एपेक्स लेवल पे कब पहुंचता है? मगध अपने एपेक्स लेवल पर पहुंचता है नंद वंश के दौरान, जब मगध पे नंद वंश का रूल एस्टैब्लिश हुआ। और नंद वंश के सबसे पावरफुल रूलर, या हम कह सकते हैं द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी वाज महापद्मनंदा। महापद्मनंदा के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं कि महापद्मनंदा क्षत्रिय वर्ण से नहीं आते थे, इसीलिए उनको डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियाज भी कहा जाता है। लेकिन ये बात जरूर तय है कि महापद्मनंदा ने मगध को अपने एपेक्स लेवल पर पहुंचाया और भी ज्यादा एक्सपैंड किया, और धीरे धीरे करके ये पूरा एरिया भी मगध में चला गया। महापद्मनंदा। नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम धनानंद था, जो कि बहुत अच्छा राजा नहीं था। और धनानंद जो है, उसकी हरकतों के कारण मगध पर से कैसे नंद वंश खत्म होता है और मौर्य वंश आता है, उसकी कहानी हम हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। आज हमें सिर्फ यही समझना था कि किस प्रकार से ये महाजनपद हुआ करते थे, कैसे ये डेवलप हुए। आप एक चीज तो देख पा रहे होंगे कि बाकी सभी महाजनपदों के मुकाबले मगध जो है वो सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में सामने आ रहा है। तो एक काफी वैलिड क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि आखिर मगध में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो बाकी सभी महाजनपदों के मुकाबले इतने ताकतवर रूप में सामने आया और अपने आप को एक्सपैंड कर पाया। एक्सपैंड करने के साथ साथ यहाँ पर वो एक बहुत बड़े एरिया तक आपको मगध तो फैलता हुआ नजर आता ही है, बट इसी के साथ साथ आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज को मगध पर आते हुए देख रहे हो। सो व्हाट इज द रीजन कि मगध इतना सक्सेसफुल हो रहा था जबकि बाकी सारे महाजनपद धीरे धीरे मगध में ही समाते जा रहे थे? तो क्या कारण होगा उसके पीछे का? देयर मस्ट बी सम रीजन। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर नजर आती है वो है मगध का रिसोर्सफुल एरिया। मगध, ये जो महाजनपद आप यहाँ पर इतना बड़ा महाजनपद देख रहे हो, ये काफी रिसोर्सफुल एरिया है। यहाँ पर आपको नदियां दिख रही हैं, यहाँ पर आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये सब रिसोर्सफुल एरिया। यहाँ पर आपको आयरन की डिपॉजिट्स नजर आएंगे। ये आयरन डिपॉजिट्स का जो इस्तेमाल है वो क्यों किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? वेपन्स बनाने के लिए किया जा सकता है। उन वेपन्स को बैटल फील्ड्स पे यूज किया जा सकता है। जमीन इतनी फर्टाइल है कि सरप्लस में खेती होती है। वो जो अनाज सरप्लस में उगता है उसको यहाँ पर राजाओं के द्वारा भर भर के टैक्स के रूप में कलेक्ट कर लिया जाता है। जंगलों में टिम्बर, लकड़ी पाई जा रही है, रथ बनाने के लिए वो हेल्प करती है। जंगलों में हाथी पाए जा रहे हैं, उन हाथियों को भी सेना में भर्ती किया जा रहा है। तो सबसे पहला जो कारण है वो तो ये है कि ये एरिया काफी रिसोर्सफुल एरिया है। यहाँ बहुत सारी रिसोर्सेस पाई जा रही हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर एक राजा अच्छा ना हो तो इन रिसोर्सेस का कोई काम नहीं? अगर एक व्यक्ति को यही नहीं पता कि ये रिसोर्सेस कब कहाँ किस तरह से यूज करनी है, तो आप उसके हाथ में कितने भी रिसोर्सेस दे दीजिए, वो वेस्ट कर देगा। तो एक और सबसे बड़ा रीजन मगध की सक्सेस का अगर है तो वो मगध के एंथुजियास्टिक और एम्बिशियस रूलर्स हैं, जैसे बिंबिसर, अजातशत्रु, महापद्मनंदा। अगर ये एम्बिशियस राजा नहीं होते तो ये सारी रिसोर्सेज वेस्ट हो जाती। इसी के साथ यहाँ पे मगध के जो कैपिटल्स रहे हैं वो काफी स्ट्रैटेजिक थे। सबसे पहले मगध का कैपिटल रहा राजगृह। राजगृह जो है, राजगिर भी जिसको कह रहे हैं, राजगृह एक ऐसा कैपिटल था जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था और इसको पेनिट्रेट करना और यहाँ तक पहुंचना मुश्किल था। तो जो भी इन्वेडर्स होते थे, अटैकर्स होते थे, वो कभी कैपिटल तक नहीं पहुंच पाते थे। फिर दूसरा कैपिटल बाद में जो मगध का बना वो था पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र जो है उसके चारों तरफ आपको नदियां बहती हुई नजर आएंगी। उन नदियों का इस्तेमाल यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए किया जा रहा है, जिसकी मदद से पाटलिपुत्र को बड़े आराम से ये जो सैनिक होते थे ये यहाँ पे क्या कर पाते थे, प्रोटेक्ट कर पाते थे। तो इनके कैपिटल्स का जो चुनाव था, जो कैपिटल्स इन्होंने चुने हैं मगध के लिए, वो भी काफी अच्छे चुने, जो खुद को अपने आप ही प्रोटेक्ट कर लेते थे।
एक और बहुत बड़ा कारण जो मगध की सक्सेस के पीछे का था वो है अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ मगधन सोसाइटी। मतलब जिस समय आप मगध को स्प्रेड होते हुए देखते हो, एक्सपैंड होते हुए देखते हो, आप यहाँ पर ये मानिए, ये समझिए कि इस टाइम तक सोसाइटी उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हुई है। जो भी हमने डेवलपमेंट यहाँ पर पढ़ी है, विवाह के सिस्टम्स हैं, आश्रम सिस्टम्स हैं, वर्ण जाति सिस्टम, ये आए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिजिड नहीं हुए हैं अभी। समाज जो है उसमें अभी रूढ़िवादी विचार जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, अभी शुरू हो रहे हैं वो। इस वजह से इंटरनली यहाँ पर किंगडम के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम होते थे, और राजा जो हैं वो एक्सटर्नल अटैक्स हैं, एक्सटर्नल एक्सपेंशन है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर पाते थे। सो दीज आर सम रीजन, दीज आर सम कॉजेज जिसके वजह से मगध जो है वो बाकी महाजनपद के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल हो पाया। आगे आने वाले सेशन में हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, नंद वंश से ही डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मौर्य काल जो है, मौर्यन एम्पायर जो है वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे महाजनपद वाला जो पार्ट है वो बहुत ही शॉर्ट में मैंने डिस्कस किया है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। हमें महाजनपद के इस्टेब्लिशमेंट को समझना था, मगध की ग्रोथ को समझना था। अब यहाँ पर जो डायनेस्टी नेक्स्ट आने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मौर्य वंश। और मौर्य वंश जो है उसको हम आगे के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ एक छोटी जानकारी मैं आपको पहले ही दे देती हूँ। 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आप यहाँ पर मुझे यूट्यूब पर नहीं लेकिन अनअकैडमी के ऐप पर स्पेशल क्लासेस में जरूर देख पाएंगे। तो इस एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में जो भी चीजें हमने अभी तक डिस्कस की हैं, जो भी टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं, उन टॉपिक से जुड़े हुए एमसीक्यूज मैं इस पूरे हफ्ते अगस्त के लास्ट वीक में कवर कराऊंगी अपनी स्पेशल क्लासेस में। और इन स्पेशल क्लासेस को आप मेरी प्रोफाइल पर जाके एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि जो पढ़ा है अगर हम उसको अप्लाई करके एमसीक्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरी स्पेशल क्लासेस को एनरोल कीजिए, इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी सारी जानकारी दी गई। इसी के साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, 50% डिस्काउंट चल रहा है। आप यहाँ पर बेहतरीन एडुकेटर्स की मदद से अपने सिलेबस को इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। आप इस 50% डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। 25 अगस्त तक ये ऑफर वैलिड है। आप रेफरेंस कोड यूज कर सकते हैं ARTI1702। इसी प्रकार से अनअकैडमी यूपीएससी टेस्ट सीरीज जो है वो अब लाइव हो चुकी है। प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी सुपर कॉम्बैट टेस्ट गेमिफाइड वर्जन एग्जाम का ये वापस आ गया है 27 अगस्त, यानी कि संडे को ये एग्जाम है। सुबह 11 बजे इसमें पार्टिसिपेट करें और बहुत ही एक्साइटिंग प्राइजेस जीतें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर।